Hello everybody, this is me Bhumika Yadav and I welcome you all to my channel Learn Social Studies with me। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन क्या दे रखी है इसमें, आफ्टर सनसेट वन वुड नोटिस मैनी ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई एंड अलोंग विद दीज ब्राइट ट्विंकलिंग डॉट्स वन में ऑल्सो सी द मून। हम जैसे ही सनसेट होता है, जैसे दिन छिपता है या फिर सूरज ढलता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें ना ब्राइट डॉट्स जो हैं वो अपनी स्काई में ऑब्जर्व करते हैं और उन ब्राइट डॉट्स के साथ एक मून भी होता है। तो मून क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मून जो है वो अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। मून जो है वो अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल डाटा आ गया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट थोड़ा अगर हम पढ़ के जाएंगे तो हम उसके नियर बाय आंसर्स को मैच कर सकेंगे। सबसे पहला इसमें दे रखा है हमें डिस्टेंस टू अर्थ। अर्थ से मून का डिस्टेंस क्या है, तो वो है 3,84,400 किलोमीटर्स। ऑर्बिटल पीरियड जो है मून का वो है हमारा 27 डेज। रेडियस मून की है 1737.4 किलोमीटर एंड द ग्रेविटी इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम एज की बात करते हैं मून की तो 4.53 बिलियन ईयर्स है। सरफेस एरिया इसका होगा 3.793 इंटू 10⁻⁷ किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो मून के बारे में ना बहुत लंबी वीडियो बन सकती है क्योंकि मून की हिस्ट्री भी है कि वो अर्थ से कैसे सेपरेट हुआ, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं उसके बारे में, सेपरेट होके क्या बना और सेपरेट कैसे हुआ, किस स्टेजेस में हुआ। तो बहुत सारी इनके बारे में स्टोरी है मून के बारे में। तो वो हम अगली वीडियो में एक वीडियो इसकी अलग से बना देंगे, उसके बारे में उसमें देखेंगे इसके बारे में। तो अब देखते हैं जो चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। सबसे पहले क्या है, मून जो है वो देखो हमारे बहुत पास दिखता है हमें और बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। ये इसकी वजह क्या है कि ये हमारे इतना पास दिखता है, तो वो इसकी जो मेन वजह है वो है कि ये ना बहुत ज़्यादा पास है। ये सबसे जो नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है हमारे अर्थ की। तो अब देखते हैं कि जो ये अर्थ से हम देखते हैं मून को, तो वो ना हमेशा मून है ना एक ही शेप का या फिर एक ही साइड से हमें दिखता है। ठीक है, वो क्यों होता है? शेप तो अलग अलग चेंज होती है, ऐसा नहीं होता कि शेप चेंज नहीं होती। ये तो मैंने गलत बोल दिया, शेप तो उसकी चेंज होती है। जैसे कभी क्वार्टर मून हो गया, फिर कभी फुल मून हो गया, फिर 3/4 हो गया, कभी 2/4 हो गया, ऐसे अलग अलग चेंज होती रहती है मून की शेप। बट जो उसका ना मतलब जो एक साइड से ही दिखता है वो दूसरी साइड से हमें नहीं दिखता। इसका जो कारण वो है कि जो रोटेशन पीरियड होता है किसी भी चीज़ का रोटेट होने का, वो एक एक्सिस पे रोटेट होती है और एक एक्सिस पे रिवॉल्व होती है। तो जैसे हमारी अर्थ है उसके एग्जांपल लेके देखते हैं। तो देखो जो अर्थ है वो सन के अराउंड तो वो रिवॉल्व करती है 365 डेज में, और वो एक अपने ऑर्बिट में है, रोटेट करती है। जैसे ऐसे हम रोटेट कराएंगे इसको तो वो 24 आवर्स में करती है, मतलब एक दिन पूरी वो रोटेट होने में एक दिन लगाती है। तो वो हो गया हमारा रोटेशन पीरियड और वो 365 डेज हो गया हमारे रिवोल्यूशन पीरियड। तो जो मून है उसका रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, इसलिए हम एक ही साइड देख पाते हैं। वो टाइडली लॉक्ड लगता है एक जगह, तो हम एक साइड देख पाते हैं। मून पे कोई भी कंडीशन फेवरेबल नहीं है लाइफ की, जैसे कोई एटमॉस्फेयर नहीं। एटमॉस्फेयर इन द सेंस कि वहाँ पे कोई लाइफ गिविंग गैसेज नहीं है। लाइफ गिविंग गैसेज मतलब कि जैसे हमारी ऑक्सीजन हो गई, और वहाँ पे कोई पानी भी नहीं है। जैसे पानी हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सर्वाइवल के लिए, तो जो H2 है, H2O है, वो भी हमारा मून पे नहीं मिलता है हमें। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, जो मून है ना उसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और बहुत सारे डिप्रेशंस हैं, ट्रेंचेस हैं। अब इसी वजह से हमने कभी ना अपने मून का जो सर्फेस है उसको नोटिस किया होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह दिखाई देते हैं हमें। वो इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जैसे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, फिर छोटे माउंटेन है, तो ऐसे ही करके ना उनकी शेडो जब पड़ती है ना तो उसके जो सर्फेस है ना उसको ना अनइवन बनाती है मून के सरफेस को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 11वां पॉइंट हमें दे रखा है नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मून के सरफेस पे स्टेप किया था। कब करा था, और ये 20 जुलाई 1969 को। ये जो डेट होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट जैसे छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें इसका नाम पूछ लिया जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग कौन थे या फिर फर्स्ट पर्सन कौन है जो कि मून के सरफेस पे जिन्होंने स्टेप किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अभी तो ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, हमें हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई
क्वेश्चन मतलब कि मैंने इन द सेंस में दिया है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। हाँ, ये छोटे बच्चों के लिए ही होगा बस। वाई कांट वी सी दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। दीज ब्राइट्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोला गया है, हमारा मून हो गया और हमारे स्टार्स हो गए, इनको हम दिन में क्यों नहीं देख पाते। तो ये क्वेश्चन तो वैलिड है। तो इसका आंसर होगा जो सन है हमारा, जो हमारे सूर्य देवता हैं, उनकी किरणें, उनकी जो रोशनी है वो इतनी तेज है कि हम इनको दिन में देख ही नहीं पाते हैं। स्टार्स को, मून को हम इनको दिन में देख ही नहीं पाते, क्योंकि जो सन होता है हमारा, उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि इन सब की रोशनियाँ उसके पीछे छिप जाती हैं। बहुत फनी बात होती, बहुत ज़्यादा फनी बात हो गई है कि इतने सन की और इतने, देखो हम देखते हैं कि सन ना बहुत छोटा लगता है हमें मून के सामने। हम कभी कभी देखते हैं जैसे पूर्णिमा हो गई तो बहुत बड़ा लगता है, तो ना हम ये देखते हैं कि सन छोटा लग रहा है और मून बड़ा लग रहा है। तो इसका इन द सेंस ये मतलब है कि जो मून है ना वो अर्थ के पास है, और जो सन के मतलब सन जो है वो अर्थ से दूर है, ठीक है। इसका इन द सेंस मतलब यही हुआ कि जो जितनी बड़ी चीज़ लग रही है मतलब वो उतनी पास है। इसका हम डेली लाइफ से एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं। तो जितनी चीज़ पास होगी उतनी चीज़ बड़ी लगेगी वो, और जितनी दूर होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा वो हमें छोटी लगेगी, ठीक है। जैसे हम एरोप्लेन का एग्जांपल लेते हैं। एरोप्लेन जब हम देखते हैं पास, जब वो लैंड होने लगती है, फिर टेक ऑफ उसका हुआ ही होता है तो बहुत बड़ी लगती है, और जब बिल्कुल आसमान में पहुंच जाती है तो बिल्कुल छोटी छोटी लगती है। उसका साइज़ थोड़ी ना चेंज हो जाता है ऊपर जाके, बट वो क्या होता है कि हम ना डिस्टेंस का ही फ़र्क हमें होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ इट पॉप्स अप इन डिफरेंट प्लेसेस एंड एट डिफरेंट टाइम्स। जो मून है वो जैसे कि हमारी अर्थ को ऑर्बिट करता है, उसकी चारों तरफ चक्कर लगाता है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो वो ना अलग अलग मतलब उसका फेज़ होती हैं अलग अलग, और अलग अलग ना टाइम पे वो एक जगह से दूसरी जगह ना मतलब अलग अलग उसके टाइम फेजेस होती हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके ना बेसिकली एनसीईआरटी में दो दे रखे हैं, फुल मून दे रखा है, एक न्यू मून दे रखा है। फुल मून जो है वो जैसे कि जो अर्थ की फेज मून की जो फेजेस होती हैं उनमें ना एक फेज़ होती है जो फुल मून होती है, एक न्यू मून होती है। फुल मून में क्या होता है कि जो अर्थ है ना वो इन बिटवीन आ जाते हैं मून के और सन के, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है कि जो अर्थ है ना वो आ जाएगी बीच में, यहाँ पे मून हो गया, यहाँ पे सन हो गया मान लो, तो अर्थ यहाँ पे बीच में आ गई। और न्यू मून में क्या होगा कि मून है ना वो बीच में आ जाएगा सन और अर्थ के। ये ट्रिक है बस इसको याद करने की, इससे ये लर्न हो जाएगा। जब अर्थ बीच में आएगी तब हमारा होगा फुल मून, और जब मून बीच में आएगा जब होगा न्यू मून। न्यू मून की जब आता है उसको हम अमावस्या बोलते हैं, फोर्टनाइट में आता है 15 डेज में। और फुल मून वो मंथ में एक बार होता है, और उसकी नाइट को हम कहते हैं पूर्णिमा की रात या फिर पूर्णिमा फुल मून नाइट। उसके बाद हम देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बॉडीज़ होती हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। जैसे हमारा सन हो गया, मून हो गया, और जो अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे स्काई में, वो सारी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स क्या होते हैं? तो स्टार्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत गर्म होते हैं, ठीक है। ये गैसेस के बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, इन सब गैसेस के हमारे जो स्टार्स हैं वो बने हुए होते हैं। उसके बाद दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, तो उनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हो गए या फिर बहुत सारे, जैसे हमारे मून ही हो गया, वो सन पे डिपेंड करता है अपनी लाइट के लिए। तो ऐसे ही जो स्टार्स होते हैं वो कोई भी सन के ऊपर डिपेंड नहीं होते। जैसे सन इनफैक्ट एक स्टार है, बट वो ना स्टार्स जो होते हैं उनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है जो कि वो एमिट करते हैं ड्यूरिंग नाइट एंड ड्यूरिंग डे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में देखो, मैंने अभी बताया ही था आपको, तो फोर्थ पॉइंट में इसने बता दिया कि जो सन है वो एक स्टार है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम, वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट ड्यूरिंग नाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। हम रात को ना इनकी स्टार्स की गर्मी महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं, और दूर होते हैं इसलिए ये हमें छोटे दिखाई देते हैं, नहीं तो बहुत बड़े बड़े, सन तो कितना बड़ा है, और सन से बड़े बड़े भी स्टार्स हैं हमारी जो हमारा स्पेस है उसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टेलेशन के बारे में। अभी हमने पढ़ा था सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेलेशन के बारे में। कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं, और सेलेस्टियल बॉडी हमने पढ़ लिया, हेवनली बॉडीज। तो कॉन्स्टेलेशन जैसे बहुत ज़्यादा स्टार्स मिलके ना एक ना अलग सी शेप बनाते हैं जिसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम जो ऑब्वियस डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। तो क्या है? द वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। एग्जाम्पल हो गया उर्सा मेजर या फिर बिग बियर, जो जिसको हम कहते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है कॉन्स्टेलेशन का। और जो वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन है हमारी इंडियन माइथोलॉजी में भी जो बहुत फेमस है वो है हमारा सप्तऋषि। सप्तऋषि ना दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, जैसे सेवन, और ऋषि का मतलब हो गया सेजेस। तो सप्त का मतलब हो गया हमारा सेवन, और सेजेस का मतलब हो गया हमारे ऋषि। तो सप्तऋषि ये ऐसे मिलके बना है, ठीक है। उसके बाद
ये इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप मतलब सप्तऋषि जैसे 7 सेजेस, तो इनका ना अलग से माइथोलॉजी में इनके फैक्ट हैं और डिटेल्स हैं, तो उनके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट अब हम ना मोटा मोटा देखते हैं। तो ये 7 स्टार्स होते हैं बेसिकली, और ये ना एक उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है सप्तऋषि। अब देखो ये मैंने इमेज दी हुई है एक, इसमें मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार, फिर हम दिखाते हैं आपको। ग्रीन कलर कर लिया मैंने। तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टार होगा, ये हमारा सप्तऋषि हो गया। इसको हम इजीली ना अपने जैसे एल्डर्स होते हैं हमारे, उनसे उनकी हेल्प से, या फिर कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखो तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कहाँ पे सप्तऋषि होता है, किस डायरेक्शन में होता है, ये तो हम पता लगा सकते हैं। अपने एल्डर्स से हम कंसल्ट करते हैं ना, बहुत अच्छे से हम बताते हैं, कभी आप पूछ के देखना। उसके बाद देखो अब हमने यहाँ पे ना देखते हैं, एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे खड़े और हम नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे हमारी वेस्ट डायरेक्शन है। उसके बाद ये जो 2 स्टार हो गए ना, 7 स्टार्स ये ऐसे, तो 5 स्टार्स ये बच गए, और 6 7 स्टार जो ये दोनों लाइन में होंगे ये हमारे पॉइंटर स्टार होंगे, और ये पॉइंट किसकी तरफ करेंगे, हमारे पोल स्टार की तरफ, जिसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक लोकेशन फाइंडर मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि कैसे सप्तऋषि होते हैं और कैसे पॉइंटर स्टार्स किस तरफ पॉइंट करते हैं, जो कि हमारा नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार है उसकी तरफ, ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। जैसे कि रात को ना, दिन के समय तो पता लगा लिया करते, तो रात के समय हम कैसे पता लगाया करते, जैसे जो हमारे ना एक्सप्लोरर होते थे या फिर ट्रैवलर्स होते थे और जो हमारे वॉयेजर्स होते थे वो कैसे पता लगाते, तो वो जो पोल स्टार थे ना उसकी डायरेक्शन देख लेते थे कि पोल स्टार किस तरफ है, उसी तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होगी, और हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में चलते रहते थे। सेकंड पॉइंट हमें क्या दे रखा है, नॉर्थ स्टार के बारे में, तो इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। उसके बाद इसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं। ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और ये हमेशा ना एक ही पोजिशन पर रहता है हमारे स्काई में, और इसकी पोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती। वी कैन ईजिली लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, ये मैंने आपको दिखा दिया बना के। उसके बाद हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है, पेन की इंक चेंज कर लेते हैं, अब हम ब्लैक कर लेते हैं। चलो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो सोलर सिस्टम हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले क्या है, सोल जो होता है वो रोमन माइथोलॉजी में उसका मतलब होता है सन गॉड। सन जो सूर्य देवता होते हैं उनको हम सोल बोलते हैं रोमन माइथोलॉजी में। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर का मतलब होता है कि सन से जो रिलेटेड हो। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, और इसलिए जो फैमिली है सन की उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स और जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो जिनको हम एस्टेरॉइड्स या मेट्रॉइड्स बोलते हैं, वो सारे मिलके हमारे क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना एक ये ना एनसीईआरटी में दे रखा था ये एक पॉइंटर में, तो ये वहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कि एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स वो पर्सन होते हैं जो हमारी स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, उनकी मूवमेंट्स के बारे में, उनके मतलब टाइम प्लेसेस के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट जो थे वो ऐसे ही हमारे इंडियन एंशिएंट इंडिया के हमारे एक एस्ट्रोनॉमर थे, और उन्होंने ये बताया था कि मून जो है, मून एंड प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो मून और प्लैनेट हैं वो सनलाइट की वजह से रिफ्लेक्ट होते हैं और सनलाइट की वजह से मतलब वो शाइन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो उन्होंने इतनी पहले ही बता दिया था, जो आपके साइंटिस्ट जिसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं वो उन्होंने इतनी पहले ही बता दिया था। हमारे कंट्री के एक एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट। अब देखो ये ना एक ना इसमें एनसीईआरटी में हमें ना डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे सन हो गया, मरकरी हो गया, वीनस, अर्थ, मार्स। ब्लैक कलर ना एक्चुअली दिख नहीं रहा तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, ये मैं कर लेती हूँ येलो कलर का, येलो कलर भी या वायलेट कलर कर लेते हैं। तो देखो सन यहाँ पे हो गया हमारा, उसके बाद यहाँ पे मरकरी सबसे पास वाला प्लेनेट है, उसके बाद यहाँ पे वीनस आ गया, यहाँ पे हमारे थर्ड प्लेनेट अर्थ आ गया जिस पे हम रहते हैं, फिर मार्स आ गया, फिर ये आ गया जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लेनेट है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऐसे करके हमारे टोटल 8 प्लेनेट बन गए हैं यहाँ पे। और मार्स और जुपिटर के बीच में ना एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, उसके बारे में हम ना लास्ट में पढ़ेंगे। एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी इस चैप्टर में हमें बताया गया। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे सन होता है, सन जो होता है वो हेड होता है सोलर सिस्टम का, और बाकी सारे प्लैनेट्स ये हो गए। उसके बाद जो ये नीचे वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, ये मैंने अलग से ना एक ना पेज पे बना दिए, वो हम बाद में देख लेंगे। और ना ये देख लो कि जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये जो चारों प्लैनेट है ना इनको हम ना इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनर प्लैनेट्स हम क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये ना
जैसे जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, सबसे बेसिकली तो ये पॉइंट बना के रखो कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है ना, मार्स और जुपिटर के बीच में ना, ये दोनों को ना सेपरेट कर दिया। तो जो इसके अंदर हो गए 4 प्लैनेट वो तो हमारे इनर प्लैनेट्स हो गए, उसके बाहर जो 4 प्लैनेट हो गए ना वो हमारे होते हैं आउटर प्लैनेट्स। ये जो है ये प्लैनेट्स हैं 4 प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो प्लैनेट है ये सारे ना लिक्विड के और गैसेस फॉर्म के बने हुए होते हैं, और जो आगे वाले प्लैनेट होते हैं ना वो ना रॉक्स के बने हुए होते हैं। जो इनर प्लैनेट्स हो गए वो हमारे रॉक्स के बने हुए होते हैं। इसके बारे में ना बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ना 11th क्लास की ज्योग्राफी में मिलेगा, फर्स्ट बुक की जो होती है उसके उसमें ही मिलेगा। तो उसकी मैं वीडियो बना दूंगी एक, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सन के बारे में। सन पेन चेंज कर लिया, ठीक है। सन जो होता है वो सेंटर में होता है सोलर सिस्टम में, ये हमने इस डायग्राम में ही देख लिया ऊपर वाले में। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और हॉट गैसेस से बना हुआ होता है। इट प्रोवाइड्स अ पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और ना सन के अंदर ना एक पुलिंग फोर्स होती है, पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है, जिससे कि सोलर सिस्टम है ना वो बाइंड हुआ है, बंधा हुआ है वो फोर्स से। जो पुलिंग फोर्स है वो किसके पास है, हमारे सन के पास है। सन है हेड, बीच में है वो, इसलिए वो हेड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है 4th पॉइंट, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है ना वो एक अल्टीमेट सोर्स है हीट का और लाइट का पूरे हमारे सोलर सिस्टम के लिए, पूरे हमारे ब्रह्मांड के लिए, ठीक है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब भी, हम भी बेसिकली हम भी सन के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमें हीट और लाइट प्रोवाइड कराते हैं। तो हम उसके बिना रह नहीं सकते, प्लांट्स नहीं रहेंगे। प्लांट्स अपने जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो भी हमारे सन की हेल्प से ही करते हैं, सन की लाइट की हेल्प से। 5th पॉइंट दे रखा था, ट्रेमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। जो हमारे सन की जो ट्रेमेंडियस हीट है वो हम बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे कि वो नियरेस्ट स्टार तो है, सबसे नियरेस्ट स्टार जो है हमारी अर्थ का वो है सन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियरेस्ट स्टार कौन सा है, हमारा सन। और बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन एक स्टार है या एक प्लैनेट है या फिर अदर सेलेस्टियल बॉडी है। तो सन एक स्टार है और ये नियरेस्ट स्टार है हमारी अर्थ के, ठीक है। उसके बाद ये भले ही हमारे नियरेस्ट स्टार है, बट फिर भी ये हमारे इतनी मिलियन किलोमीटर दूर है। देखो अगले ही पॉइंट में हमें बता दिया 15 मिलियन किलोमीटर, 15 मिलियन किलोमीटर ये हमसे दूर है। तो ये हमें इतनी किलोमीटर दूर है, बट फिर भी क्या करता है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। अगर ये हमसे पास होता तो कितनी हीट हमसे, मतलब हम इससे ले रहे होते, तो ये सोचने की बात है, बहुत ज़्यादा हीट मिलती। और अभी भी बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा यूवी लाइट भी मिलने लग गई है। जैसे हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है हमारी एनवायरमेंटल, जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जाके, उनकी वजह से जो है ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूवी लाइट अब हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करती है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है वो। स्किन कैंसर होते हैं और बहुत सारी बेसिकली स्किन डिजीज़ और वैसे भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ हम होती है हमारी इन यूवी रेज से। उसके बाद देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हमें दे रखा है, जो लाइट है वो ट्रैवल करती है अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। बट फिर भी देखो ये इतनी ज़्यादा स्पीडली, मतलब एक से जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, बट फिर भी ना जो सन की जो लाइट है ना वो अर्थ तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट लगाती है। तो एक फैक्ट है कि 8 मिनट लगाती है सन की रेज हमारे अर्थ तक पहुँचने में। लाइट की देखो स्पीड कितनी है, 3 लाख पर स्क्वायर किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर। तो ये इतनी ज़्यादा है, फिर भी 8 मिनट लगती है इसको हमारी अर्थ तक पहुंचने में। अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसका जो वर्ड है प्लैनेटिया, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स, ठीक है। प्लैनेटी जो एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, उससे ओरिजिन हुआ है प्लैनेट वर्ड का, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स। प्लैनेट्स जो है उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, और ये स्टार्स की जो लाइट होती है उनकी हेल्प से मतलब इनके अंदर शाइन आती है और ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर इनके अंदर शाइन आती है और ये ट्विंकल करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स जो हैं या फिर जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं वो आपने देखा होगा, जैसे प्लूटो है, प्लूटो भी एक टाइप का मतलब ड्वार्फ प्लैनेट, अब तो हमने इसको वो कर दिया है। एक यूएन की एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की ना एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें 2006 के अराउंड जो है प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट इसको घोषित कर दिया गया था, और इसको हम प्लैनेट नहीं मानते। तो बहुत सारे ऐसे ही प्लैनेट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं या फिर एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो ट्विंकल करते हैं, ठीक है। तो उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है एंड इट गेट्स इट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम सन। ऐसे ही जितने भी प्लैनेट्स है वो उनकी सबकी हीट और लाइट किसके पास से आती है, उसका सोर्स क्या है, तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स।
उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारी इस सोलर सिस्टम में, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स भी बता दिया मैंने। तो इनर प्लैनेट्स जो वो होते हैं जिनके जो रॉकी होते हैं, जिनके रॉक से बने हुए होते हैं, जिनके अंदर रॉक्स होती हैं, वो हो गए हमारे इनर प्लैनेट्स। और आउटर प्लैनेट्स में जिनमें लिक्विड हो गई और गैस हो गई, लिक्विड हो गई और गैस हो गई, वो हमारे आउटर प्लैनेट्स होते हैं। अब इस ट्रिक को, जैसे कि 8 प्लैनेट अगर किसी को याद नहीं होते तो एनसीईआरटी बेसिकली इसके लिए भी एक ट्रिक देती है। बहुत फनी बात है ये कि इसके लिए भी ट्रिक चाहिए। तो इसकी ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इनके सब जो बिल्कुल ना फर्स्ट लेटर्स हैं, स्टार्टिंग लेटर है, इनिशियल लेटर है, उनसे ही अलग अलग प्लैनेट्स के नाम बनते हैं। जैसे एम से मरकरी हो गया, वी से वीनस हो गया, ई से अर्थ हो गया, एम से मार्स हो गया, जैसे जुपिटर। तो ऐसे ही करके फर्दर जो इनिशियल वर्ड्स हैं उनसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके नेम बनते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट है, ऑल द 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो ना सन के अराउंड ना रिवॉल्व करते हैं और वो एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड, जो कि एलोंगेटेड होता है। एलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा पाथ होता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा पाथ होता है। और जो ये पाथ होता है इसको हम बेसिकली ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिटल पीरियड के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो पाथ होता है ना जिसके अराउंड वो रिवॉल्व करते हैं, तो इसका हम ऑर्बिट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, एलोंगेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट में हमें दे रखा है कि जो मरकरी है वो ना नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन से, और नेपच्यून जो है वो फारदेस्ट प्लैनेट है हमारे सन से। ये हमें दे रखा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 6th पॉइंट में हमें क्या दे रखा है। 6th पॉइंट में देखो, जैसे कि हमें दे रखा है कि वीनस जो है वो अर्थ का ना ट्विन प्लैनेट कहते हैं। जैसे कि हम ट्विन्स कहते हैं कि जो दो सेम बंदे होते हैं, जैसे ट्विन जन्म लेते हैं, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। तो ऐसे ही जैसे ट्विन्स होते हैं तो वो सेम होते हैं, वो उनके अंदर सिमिलैरिटीज होती हैं बहुत ज़्यादा। उनकी शक्ल भी मैच करती है, उनकी हाइट वगैरह भी, बाल वगैरह भी, बहुत सारी चीज़ें मैच करती है। तो ऐसे ही जो वीनस है ना उसको ना अर्थ का ट्विन प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि जो उसकी साइज़ है, उसका शेप है, और जो मतलब बेसिकली थोड़ा बहुत जो परसेंटेज एटमॉस्फेयर का है वो भी अर्थ से मैच करता है। इसलिए जो वीनस है उसको हम अर्थ का ट्विन प्लैनेट बोलते हैं। 7th पॉइंट में हमें देखा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम विच आर यूजुअली बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। जो जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, इन तीनों के अराउंड ना रिंग्स होती हैं। रिंग्स हम जो कि एक स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप से हम देख भी सकते हैं अर्थ से। तो और ये किससे बनी हुई होती हैं? ये स्मॉल डेब्रिस जो ना उनका वेस्ट होता है ना उनसे ही बनी हुई होती हैं ये जो हमारी रिंग्स होती हैं, या फिर जिनको हम क्लाउड्स भी बोलते हैं, डस्ट क्लाउड्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये ना सारे रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए हैं सारे। इनके अंदर क्या क्या है, जैसे ऑर्बिट पीरियड दे रखा है और स्पिन एक्सिस पीरियड दे रखा है हमें। जैसे कि मरकरी का हम देख लेते हैं, जैसे 88 डेज इसको ना अपने ऑर्बिट को ना अपने ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करने में लगते हैं। जैसे हमें हमारी अर्थ को 365 डेज लगते हैं तो मरकरी को 88 डेज लगते हैं। और जैसे हमारी अर्थ को 24 आवर्स या फिर 1 डे लगता है अपनी खुद के अराउंड रोटेट करने में, तो वो मरकरी को लगते हैं 59 डेज। ऐसे ही यहाँ पे हर एक प्लेनेट का दे रखा है। और यहाँ पे ना अर्थ से शुरू हो जाता है, इनके पास मून नहीं है बट हमारी अर्थ के पास मून है। तो यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं कि नंबर ऑफ मून्स कितने हैं। जैसे अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 है, जुपिटर के पास अराउंड 53 है, सैटर्न के पास 53 है, यूरेनस भी 27 मून रखता है अपने पास। उसके बाद हमारा जो दे रखा है वो है नेपच्यून के पास भी 13 मून्स हैं और स्पिन एक्सिस का टाइम है इसका 16 आवर्स 7 मिनट्स। और इसको अपने एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में सन के अराउंड 164 ईयर्स लगते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि ये सबसे ना दूर का प्लेनेट है, इसलिए भी इसको इतना ज़्यादा टाइम लगता है सन के अराउंड मूव करने में। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं 8th पॉइंट। 8 पॉइंट क्या है इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं हम। तो 8th पॉइंट जो है वो हमारा है, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसकी मीटिंग हुई थी, उसमें बता दिया कि प्लूटो जो है उसको अब हम प्लेनेट नहीं मानेंगे। पहले हमारे 9 प्लेनेट होते थे, अब हमारे 8 प्लेनेट हो गए। जो 9th प्लेनेट है उसको हमने ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में अब रख दिया है। और बाकी प्लैनेट्स जो हैं वेजिटीज़ हैं, 8 के 8 प्लैनेट्स। और 9th प्लैनेट जो प्लूटो था उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट की हमने उसको दर्जा दे दिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं द अर्थ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक सेकेंड इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो चलो अब अर्थ के बारे में क्या पढ़ते हैं हम कि अर्थ जो है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। तो मैंने उसको जो आपको वो दिखाया था, एक PDF दिखाया था, एक पेज था उसमें, तो उसमें मैंने दिखाया था आपको अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में। तो अर्थ जो था वो 3rd प्लैनेट था सन से। सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, उसके बाद आता है अर्थ।
और अगर हम साइज़ की टर्म्स में देखें, इन टर्म्स ऑफ साइज़ देखें तो जो हमारी अर्थ है वो 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। जो हमारा अर्थ है ना वो ना फ्लैटेंड है पोल से, जैसे कि हमारी अर्थ ये है तो थोड़ा थोड़ा फ्लैट है पोल से। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। इसलिए जो ये हमारा मतलब इसकी एक शेप है जियोइड शेप, इस टाइप की मतलब कुछ शेप होती है, अनइवन सी शेप है, इस टाइप की तो नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा गलत बना दी, मतलब इस टाइप की ऐसे कुछ शेप होती है, मतलब बेसिकली सर्कल भी नहीं होता, ओवल भी नहीं होता, अलग शेप होती है। और ना ये ना पोल्स के पास से ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो दोनों पोल्स के पास से ना फ्लैट होती है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, 4th पॉइंट ये कवर हो गया जियोइड के। उसके बाद 5th पॉइंट है कि ना अर्थ में ना कंडीशन फेवरेबल्स हैं जो कि सपोर्ट करती है हमारी लाइफ सस्टेन करने के लिए। जैसे हमारे अर्थ के पास ना, जो हमारी अर्थ है उसके पास सूटेबल टेम्परेचर है, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। 6 पॉइंट में ये बताया गया। 7th पॉइंट में ये है कि वाटर और एयर है हमारी अर्थ के पास, जो कि एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। उसके पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेज भी हैं, जैसे हमारी ऑक्सीजन हो गई। और आउटर स्पेस से हम देखें ना तो हमारी अर्थ जो है ना वो ब्लू प्लेनेट लगती है, क्योंकि वो ना उसका जो 2/3 सरफेस एरिया है ना वो वाटर से कवर है, और इसलिए हम अर्थ को जो है वो एक ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। अराउंड 70% जो है अर्थ कवर है, 70-71% जो कवर है अर्थ पानी से कवर है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट हमने मून को क्या बताया था, मून नेचुरल सैटेलाइट है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये आपको मेरे को ना कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद सैटेलाइट पढ़ते हैं। सैटेलाइट क्या होता है, इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन। सेलेस्टियल बॉडी होती है सैटेलाइट एक, जैसे कि जो मूव करती है प्लैनेट्स के अराउंड, जैसे कि प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, वैसे ही प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं। अब एक होती है नेचुरल सैटेलाइट जो कि नेचर बनाती है, और एक होती है ह्यूमन मेड जिसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट तो हमारी मून हो गया सबसे बड़ा एग्जाम्पल, और हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में देखें तो इनसैट हो गया हमारा, INSAT, उसके बाद IRS हो गया, और ऐसी बहुत सारी हमारी सैटेलाइट्स हैं जो हमारी स्पेस में जाती हैं, ठीक है, तो जो कि आर्टिफिशियल होती हैं। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट कौन सी होंगी, जो आर्टिफिशियल होंगी। उसके बाद जो साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं, क्यों डिज़ाइन करते हैं, टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स एंड फॉर आवर कम्युनिकेशन के लिए, और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमारी स्पेस के बारे में। इट इज़ कैरिड बाय द रॉकेट एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। रॉकेट में उसको ले जाया जाता है, उसके बाद रॉकेट जो है ना वो वापस से धरती पर गिर जाता है, और ना उसके अंदर से ना वो सैटेलाइट निकल के, और जो मून है या फिर हमारा अर्थ है जिसके बारे में भी हमें जो रिसर्च है वो गैदर करनी होती है, या फिर जिसके बारे में हमें ना इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, उसके अराउंड है ना, जहाँ पे भी हम उसको सेट करते हैं वहाँ पे जाके ना वो रॉकेट में से ना वो सैटेलाइट निकल के ना उसके अराउंड ना रिवॉल्व करने लग जाती है। ये सारा इनबिल्ट होता है। उसके बाद क्या बोल रखा है इसमें, एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही करा दिया। लास्ट पेज पे हम चलते हैं। लास्ट पेज हमारा है एस्टेरॉइड्स का, मेट्रॉइड्स और गैलेक्सी। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ना माइनर प्लैनेट्स होते हैं जो कि हमारे ना बेसिक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ही हैं जो हमारे ना यूनिवर्स में घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। उसके बाद ना बेसिकली एस्ट्रॉइड बेल्ट हमने जैसे कि उस डायग्राम में देखा था, मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने देखा था कि देखो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है पूरी। तो इसमें ना माइनर प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कोई भी प्लैनेट हुआ तो नया प्लैनेट बना तो उसमें क्या होता है, जो भी उनका वेस्ट होता है ना वो निकल के ना दूसरे मतलब रिवॉल्व करने लग जाता है और वो एस्ट्रॉइड की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हमने पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट है साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच आर एक्सप्लोर्ड। ये मैंने आपको बता दिया। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, ये ना इससे थोड़े छोटे होते हैं, और इसकी मैंने पिक्चर लगाना भूल गई हूँ, मैं अगले PDF में लगा दूंगी इनकी पिक्चर्स। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन, जो छोटे छोटे पीस होते हैं रॉक्स के जो मूव करते रहते हैं हमारे यूनिवर्स में, उनको हम मेट्रॉइड्स बोलते हैं। सब मेट्रॉइड्स कम नियर टू द अर्थ। इसके बाद देखो इसमें ये बताया गया ना कुछ ना हमारे ना धरती के पास भी आ जाते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से ना, इस वजह मतलब जो ये प्रोसेस होते हैं वो आते हैं पास, इस वजह से ना फ्रिक्शन जो होता है एयर का वो हीटअप हो जाते हैं, और वो ना बेसिकली बर्न हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ही, वो हमारे अर्थ के ना पास आ ही नहीं पाते, और अगर आ भी जाते हैं ना तो वो ना एक बड़ा सा छेद बना देते हैं हमारी अर्थ पे, ठीक है। जैसे बहुत सारे टाइप के मेट्रॉइड्स अटैक हुए हैं हमारी अर्थ पे, वो भी मैं उसके केसेस लगाना भूल गई हूँ, अगली वीडियो हम इसके बारे में ही बनाएंगे। उसके बाद हमें दे रखा है गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी जो होती है वो होती है ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स इन क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी जो होती है मिलियंस ऑफ स्टार्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारी गैलेक्सी हो गई।
ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं वो हमारी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक पार्ट है। तो ये क्लस्टर है मिलियंस ऑफ स्टार का, और अवर सोलर सिस्टम ये हमने पढ़ ही लिया। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वाज नेम्ड एज आकाशगंगा। इसको ना मिल्की वे को हम ना आकाशगंगा भी बोलते हैं हिंदी में। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना ऐसा लगता था जैसे एंशिएंट इंडिया में कि ना जैसे जैसे अलग अलग स्टार्स, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स हैं, तो ऐसे ऐसे टाइप के ना ऐसा लगता है जैसे रिवर बह रही है, एक रिवर बह रही है। वाइट कलर की तो होते ही हैं स्टार्स, तो ऐसा लगता है जैसे एक रिवर बह रही है। तो इसलिए ना इसका नाम दे दिया है आकाशगंगा। आकाश मतलब हमारा आसमान हो गया, और गंगा मतलब हमारी नदी हो गई, ठीक है। जैसे गंगा नदी है ना, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया आकाशगंगा, ठीक है। जो हमारी नदी होती है आसमान में तारों की, उसको हमने नाम दे दिया। एंशिएंट इंडिया में हमने ये नेम रखा था। उसके बाद हमारा ना एक ही डायग्राम मैंने आपको बना रखा है। इसमें क्या है देखो, एक सेकंड में इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। हाँ, अब देखते हैं हम इसको। देखो ये अर्थ है। अर्थ सबसे पहले देखो, ये हमारा यूनिवर्स है, इतना बड़ा यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर हमारी ये जो मैंने शेप बना रखी है ना अलग सी, ये मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है। देखो कितनी बड़ी है कि अर्थ ही, देखो अर्थ का साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है, और अर्थ से बड़ा हमारा सोलर सिस्टम जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। सोलर सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट है? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। मिल्की वे जैसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, तो ये कितना बड़ा पार्ट बना देती हैं हमारे यूनिवर्स का। तो ये सब था इस चैप्टर में। एक ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक सेकंड। हाँ, तो देखो मैं स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको, ये फर्स्ट पेज हो गया हमारा, ये सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज ये डायग्राम हो गया बेसिकली, फिफ्थ पेज हो गया हमारा, सिक्स्थ पेज है ये, सेवन्थ पेज एंड एट्थ पेज। अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके लिए अगर आपको और वीडियो देखनी है इसके क्वेश्चंस के लिए, PYQs के लिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही और सच वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।